नमस्ते। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंडक्शन मोटर्स। ये टॉपिक हम लोगों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उन लोगों के लिए है जो अपने हाथ से फ्रंट लाइन में काम करते हैं और इंडस्ट्री में मोटर और इलेक्ट्रिकल्स और मेंटेनेंस का काम करते हैं। इनमें से बहुत हैं जो कि कुछ डिग्री हासिल किए हैं, कुछ डिप्लोमा हासिल किए हैं, कोई कोई अपने सीनियर्स से काम करते करते सीखे हैं और कोई कोई ऐसे भी हैं जो काम करते करते प्रैक्टिकली सिस्टम को पूरा समझ गए हैं, सीख गए हैं। तो उन लोगों को मेरा बहुत सलाम। मैं ये आशा रखता हूँ कि ये जो डिस्कशन है, ये जो टॉपिक है, ये उन लोगों के लिए लाभ उन लोगों का वो लोग इसमें लाभान्वित होंगे और इसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके मेंटेनेंस करने के लिए कुछ टिप्स हम लोग शेयर करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बात है कि इंडक्शन मोटर क्यों यूज होते हैं। देखिए, इंडक्शन मोटर इसलिए यूज होती है कि ये पहली बात है, ये बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। कंस्ट्रक्शन में बहुत सिंपल है, आसानी से खुल सकता है, आसानी से मेंटेन हो सकता है। दूसरा कारण है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट है यानी अबाउट 95% इसकी एफिशिएंसी होती है। कोई कोई मोटर जो कि हाई एफिशिएंसी मोटर्स हैं, उन लोगों की एफिशिएंसी तो 98-97% भी होती है। यानी आपने अगर 100 रुपये का बिजली खरीदा तो उसमें 95 रुपये यूज हो जाते हैं मोटर के चलाने में और मशीन्स को चलाने में। मात्र 5% जो है वो वेस्ट हो जाता है, किसमें कि फ्रिक्शन में, बियरिंग फ्रिक्शन में, या जो बिजली चलने के लिए जो कॉपर और आयरन जो गर्म होते हैं उसमें वो लॉस होता है। थर्ड है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, एकदम सब जगह। मोटा मोटी कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन में, इंडस्ट्रियल सामान के दुकान में छोटा मोटर तो मिल ही जाएंगे। अगर बड़ा मोटर भी चाहिए तो जो लोग मोटर बनाते हैं वो लोग आराम से बहुत कम समय में आपको सप्लाई कर सकते हैं। और चौथा रीजन है कि ये बहुत सस्ता है, दूसरे टाइप के मोटर्स के बनिस्पत ये बहुत ही सस्ता है। आगे बढ़े। अभी टाइप्स ऑफ सिंगल इंडक्शन मोटर हम लोग जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पहला चीज है सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज और थ्री फेज, ये दो टाइप का हम लोगों का बेसिक डिवीजन है। और इसमें एक टर्म चला आ रहा है जो कि आपका ये कहा जा रहा है कि ये स्क्विरल केज। ये स्क्विरल केज क्या वस्तु है। देखिए, हर एक मोटर में एक स्टेटर होता है जो घूमता नहीं है, जिसमें बिजली दिया जाता है, और एक रोटर होता है जो बियरिंग माउंटेड है, जो घूमता है। ये आप सभी को पता है। ये रोटर के अंदर में वाइंडिंग नहीं होती। स्क्विरल केज मोटर के रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होता है, उसके बदले में एक खांचा रहता है। अब ये खांचा कैसा है, मान लीजिए कुछ रॉड्स हैं, कुछ रॉड्स ऐसे हैं और उसके दोनों एंड में रिंग से ये कनेक्टेड है, वेल्डेड है। ये पूरा खांचा बनता है। कोई थोड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल जो लोहा से ज्यादा कंडक्टिंग हो, और जैसे एल्यूमिनियम एलॉय हुआ या कॉपर एलॉय हुआ, इसका ये खांचा बना हुआ रहता है। और ये खांचा एक्चुअली स्क्विरल का मतलब अंग्रेजी में, हिंदी में मतलब हुआ गिलहरी। छोटा सा जीव जंगल झाड़ी में घूमता रहता है, आपने देखा होगा। तो ये स्क्विरल का खांचा जैसा ये बना हुआ है, जैसे कि उसमें कोई स्क्विरल पकड़ के रख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम जनरली स्क्विरल केज रख दिया गया है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये जो स्क्विरल केज का जो रॉड्स हैं, वो रोटर के जो स्टैंपिंग है, जो पत्तियां हैं, स्टील की पत्ती है, सिलिकॉन स्टील की पत्ती में स्लॉट कटा हुआ रहता है, वो स्लॉट में वो रॉड घुसा दिया जाता है और दोनों तरफ से रिंग वेल्ड कर दिया जाता है। एक और टाइप के मोटर हैं जो कि थ्री फेज में आते हैं, वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या है कि उसमें देखिए, उसमें स्क्विरल केज का कोई जिक्र नहीं है, है ना। स्क्विरल केज का कोई मेंशन नहीं है। तो इस स्लिप रिंग
रोटर में बाकायदा वाइंडिंग होता है, कॉपर सुपर एनामेल कॉपर तार का वाइंडिंग होता है। इसके बारे में हम लोग फिर बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मैंने बोला, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कुछ इस तरीके का देखने होता है, और इसमें दो वाइंडिंग रहता है, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये हुआ मेन वाइंडिंग, जो इसमें L1 लिखा हुआ है वो मेन वाइंडिंग है, और ये L2 लिखा हुआ है वो है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का सीरीज में एक कैपेसिटर रहता है, जो कि देखिए यहाँ पे ये दिखता है, बाहर से ही दिखेगा, ये कैपेसिटर है। और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, जो कि जब मोटर रुका हुआ है तो रहता है तो ये बंद रहता है, और जब मोटर चलने लगता है ये खुल जाता है। और ये देखिए, ये जो है ये आपको रोटर दिखाया गया है, ऐसे देखने में नहीं होता है, लेकिन जैसे ये सब हुआ रॉड, ये रॉड हो गया, और ये आपका रिंग हो गया, जो कि चारों तरफ से ये रिंग वेल्ड किया हुआ है। ये है स्क्विरल केज का रोटर। तो पहले क्या कैसे ये काम करता है कि जब मोटर रुका हुआ रहता है तब ये आपका ये स्विच जो है लगा हुआ रहता है, जैसे कि हमने बताया। तब बिजली हम जब देते हैं तब इसमें तो बिजली जाता ही है, और इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी जाता है। तो ये बिजली और ये बिजली एक ही साथ बढ़ता घटता नहीं है, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर रखा हुआ है। कैपेसिटर का काम जैसे कि माने समझने के लिए, ऐसे एक्चुअली नहीं, समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि ये एक तरह का ब्लॉटिंग पेपर है या सोचने लायक चीज है, जो बिजली को जल्दी सोच लेता है। सोच लेने से बिजली यहाँ जल्दी आता है, यहाँ पे थोड़ा धीरे से फ्लो होता है, थोड़ा देर से आता है। ये दोनों में एक फेज डिफरेंस, हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस है, यानी दोनों का करंट सेम भी हो सकता है लेकिन अलग अलग टाइम में बढ़ता घटता है। ये अलग अलग टाइम में बढ़ने घटने की वजह से ये आपका एक एक रोटर और स्टेटर के बीच में जो गैप है, वो गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी एक मैग्नेट बनता है जो घूमता है, हाई स्पीड में घूमता है। ये जो घूमता है उसके वजह से जो रोटर का जो ये जो स्क्विरल केज रोटर है, ये एक तरह का कॉइल हुआ, मान लीजिए ये दोनों मिला के एक कॉइल हुआ, ये दोनों मिला के एक कॉइल हुआ। ये कॉइल में भी मैग्नेट इंड्यूस होता है, और वो मैग्नेट, स्टेटर वाला जो मैग्नेट है उसको पकड़ने की कोशिश करती है, और मोटर घूम चलता है। एक बार मोटर अगर घूम गया तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो खुल जाएगा, खुल जाएगा। खुल जाने से क्या होगा कि खुल जाने से क्या होगा कि ये और आपका इस सर्किट में, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में और बिजली नहीं जाएगी। बिजली नहीं जाने से केवल मेन वाइंडिंग में ही बिजली जाएगी, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मोटर चलता ही रहेगा। एक बार मोटर घूम जाने के लिए ये जरूरत है, घूम जाने के बाद और इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको काट दिया जाता है। तो हम लोग इसके आगे वाला स्लाइड में जाएं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये या तो स्क्विरल केज हो सकता है या स्लिप रिंग टाइप हो सकता है। हम लोग दोनों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक खोल के दिखाया गया कि कैसा देखने में होता है। ये आपका देखिए इधर, ये आपका रोटर है, ये जो है ये आपका रोटर हो गया। इस रोटर में देखिएगा ये सब रॉड है, जैसे कि स्क्विरल केज का रॉड है, और ये रिंग है, जो एक दोनों तरफ रिंग है वो, और ये इसके अंदर घुसा हुआ है। ये देखिए ये बेरिंग है, ये बेरिंग है, ये बेरिंग कवर है, और ये आपका स्टेटर, ये जो आपका इधर में जो आप देख रहे हैं कि फिन्स लगे हुए हैं, हाँ, ये फिन्स एक्चुअली इसके थ्रू से हवा जाने से मोटर थोड़ा ठंडा रहता है और एफिशिएंसी ठीक रहती है। ये हवा कैसे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये फैन, यहाँ पे देखिए फैन है,
ये फैन शाफ्ट के साथ लगी हुई है और फैन घूमने से हवा यहाँ से चलती है। और ये आपका बेयरिंग इधर भी है, बेयरिंग इधर भी है। ये फैन का कवर है, सेफ्टी के लिए फैन का कवर रहना जरूरी है। और ये टर्मिनल बॉक्स है जिसमें से मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होते हैं, ये वाइंडिंग का तार यहाँ निकाला हुआ रहता है। देखिए इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एसेंशियली तीन कॉयल होते हैं। इसके स्टेटर में तीन कॉयल होते हैं, अलग अलग तीन कॉयल होते हैं, जो कि या तो स्टार में लगा रह सकता है या डेल्टा में लगा सकता है। ये समझ लेना जरूरी है। हाँ? तो ये तीनों का कॉयल का तार जो है, एंड जो है यहाँ से निकला हुआ रहता है। इसको हम लोग जैसे चाहे उसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके एक बार मैं इसका भी बोल दूं कि इसका घूमने का प्रक्रिया जो है हम लोग बाद में समझेंगे। ये तीन जो कॉयल है, इस तीन कॉयल में हम लोग आर वाई बी तीन फेज लगाते हैं। और ये तीन कॉयल में जो करंट घुसता है वो एक समय पे घटता या बढ़ता नहीं है। आप लोगों को मालूम है एसी जो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जीरो से बढ़ेगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव तरफ जाएगा, और फिर जाके वो जीरो आएगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। एक फेज में ये करंट और दूसरा फेज का करंट में, दोनों में टाइमिंग का फर्क रहता है। इसको कहते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। ये समझना जरूरी था क्योंकि बाद में ये काम समझने में थोड़ा काम आएगा। नेक्स्ट एक और व्यू है इसका मोटर का। ये देखिए रोटर दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये है आपका स्टेटर, ये है आपका शाफ्ट, ये है आपका बेयरिंग, ग्रीस देने की जगह है। अच्छा, ये एंड का शील्ड है जिसमें बेयरिंग हाउसिंग है, बेयरिंग है। ये देखिए बेयरिंग यहाँ पे है, यहाँ भी बेयरिंग है। और ये जो देख रहे हैं कॉपर रंग का, ये है आपका वाइंडिंग। ये हुआ वाइंडिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाउंड स्टेटर। हाँ, और ये फैन है, फैन का कवर ये है, लिफ्टिंग हुक है, आई बोल्ट। हाँ, ये है मोरलेस एक मोटर का अंदर का व्यू। हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे थे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ है ऐसा है। इसमें देखिए स्क्विरल केस तो है नहीं, उसके बदले में रेगुलर वाइंडिंग है। ये जो वाइंडिंग है, इस तीन वाइंडिंग रहता है, और तीन वाइंडिंग आपका, उसका जो न्यूट्रल पॉइंट अंदर में ही कनेक्टेड रहता है, और उसका जो तीन एंड आया हुआ है वो ये तीन स्लिप रिंग में, एक, दो, ये तीन स्लिप रिंग में ये कनेक्ट किया रहता है। और ये स्लिप रिंग शॉर्टेड नहीं है, शाफ्ट से शॉर्टेड नहीं है, कहीं शॉर्टेड नहीं है, इंसुलेटेड है। बाकायदा तीनों वाइंडिंग यहाँ सेपरेट आया हुआ है। अब इस वाइंडिंग, ये तो स्लिप रिंग तो घूमता रहेगा रोटर के साथ, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास ये देखिए कार्बन ब्रश होल्डर है। ये कार्बन ब्रश होल्डर है, इसमें देखिए ब्लैक कलर का जो है वो कार्बन ब्रश है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, स्प्रिंग लोडेड है। एक एक कार्बन ब्रश एक एक स्लिप रिंग से कॉन्टेक्ट किए हुए, एक पेयर एक स्लिप रिंग से कॉन्टेक्ट किए हुए, और यहाँ से हम लोग तार निकाल के बाहर ला सकते हैं। तो अभी हम लोग इसे साफ कर दें। अगले नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस स्लिप रिंग रोटर का कनेक्शन। स्लिप रिंग रोटर में ये जो स्लिप रिंग वगैरह कैसे लगाना है। देखिए ये है स्टेटर, ये है स्टेटर। स्टेटर में तीन वाइंडिंग है, थ्री फेज सप्लाई इसमें आता है, ये डेल्टा में लगा हुआ है। रोटर में लेकिन ये स्टार में लगा हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट अंदर ही है। ये जो है यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के तार, ये स्लिप रिंग, ये है स्लिप रिंग, इस स्लिप रिंग में जोड़ा हुआ है, एक दो तीन स्लिप रिंग में जोड़ा हुआ है। और स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश होते हुए ये तार जो है यहाँ आते हुए एक एक रेजिस्टेंस बैंक पे लगा रहता है। रेजिस्टेंस बैंक जो है तीनों एक एंड में शॉर्ट किया हुआ है, एक एंड में वो शॉर्ट किया हुआ है। और जब जब आपका मशीन बंद है, मतलब चालू करने वाले हैं, इस पे सप्लाई देंगे, और उस समय ये स्लाइडर को हम लोग यहाँ रखेंगे, इस पोजीशन में, इधर इधर रखेंगे। यानी पूरा रेजिस्टेंस जो है अभी रोटर सर्किट में रहेगा। अब जैसे जैसे मोटर चालू हुआ, इस स्लाइड को हम लोग हटाएंगे, या तो हम लोग एक ड्रम कंट्रोलर या इस तरीके का इक्विपमेंट से रेजिस्टेंस को धीरे धीरे काटेंगे,
या कॉन्टैक्टर के जरिए ऑटोमेटिकली काटेंगे, अल्टीमेटली इसको धीरे 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 शॉर्ट कर देंगे, पूरा ही स्लाइडर यहाँ आ जाएगा और ये स्लिप रिंग जो है शॉर्ट हो जाएगा। यानी एक्चुअली ये तीन जो वाइंडिंग हुए, ये तीन वाइंडिंग तीनों ही इस जगह में पूरा शॉर्ट हो जाएगा। तब मोटर फुल स्पीड में चलेगा। पहले रेजिस्टेंस के चलते वो धीरे धीरे चलेगा, उसके बाद रेजिस्टेंस जैसे जैसे घटाएंगे वो फुल स्पीड में आ जाएगा। और आपका इस स्लिप रिंग मोटर का बेसिक उद्देश्य यही है, ताकि ये पहले स्लो स्पीड में आराम से चले, उसके बाद धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ के फुल हो जाए। यही इसका मेन उद्देश्य है। अभी हम लोग अगले स्लाइड में पहुंचते हैं। देखिए स्टार डेल्टा के बारे में थोड़ा समझा जाए। बिजली में जैसे जो जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, इसके जो जहां से हम लोग बिजली लेते हैं ये है, ये या तो स्टार में कनेक्टेड रहता है या डेल्टा में कनेक्टेड रहता है। जैसे स्टार में कनेक्टेड रहने से इसके जो ये हो गया फेज और ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, ये है तीन फेज। ये तीन एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो कम रहेगा, और एक फेज और दूसरा फेज के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो ज्यादा रहेगा। यहाँ पे 120 वोल्ट या 208 वोल्ट में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये मैं पिक्चर कहीं से लिया था, जो कोई दूसरे कंट्री का स्टैंडर्ड है। हमारे कंट्री में ये 208 के बदले में 415 है और 120 के बदले में 240 है, ये आप सभी को मालूम है। तो 415 को करीबन 1.7 से भागा दीजिएगा तो वो जो आएगा 240 वोल्ट, ये फेज टू न्यूट्रल का वोल्टेज रहेगा। तो थ्री फेज डेल्टा में क्या है, जैसे ये फिर अगेन 480 लिखा हुआ है, इसमें आप घबराइए मत। ये 415 वोल्ट हमारे देश में ये और कोई देश का स्टैंडर्ड है। इसमें डेल्टा में तीनों वाइंडिंग जो है, एक का शुरू, दूसरे का अंत, इसका शुरू, इसका अंत, इसका शुरू, इसका अंत, ऐसे शॉर्ट किया हुआ रहेगा। और फेज टू फेज वोल्टेज जो रहेगा 415 वोल्ट, इसमें न्यूट्रल नहीं है। तो ये है, तो ये थ्री फेज और डेल्टा स्टार में मोटा मोटी ये हम लोग का फर्क है। आगे बढ़ने के पहले अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं, जो पहले थोड़ा सा जिक्र किया था मैंने, थ्री फेज का सप्लाई इस तरीके से जीरो से बढ़ता है, उसके बाद फिर जीरो आता है, उसके बाद फिर नेगेटिव चला जाता है, उसके बाद जीरो आता है। ये पूरा चीज को हम लोग एक साइकिल कहते हैं। ये जो है पूरा चीज हुआ, इसको एक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल सेकंड में 50 बार रिपीट होता है। हम लोग कहते हैं 50 हर्ट्स। हर्ट्स कोई साइंटिस्ट का नाम है। तो 50 हर्ट्स मतलब एक सेकंड में 50 बार ये यूं होगा। अब इस पूरा चीज को हमने 360 डिग्री में बांटा है। ये 0, 90, 180, 270, 360। तो ये 360 डिग्री में बांटा है, अपने मन से बांटा है, इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर समझने में अच्छा रहता है। देखिए दूसरा भी ऐसे ही शिफ्ट होता है, तीसरा भी ऐसे ही शिफ्ट होता है, लेकिन ये इसमें और इसमें थोड़ा टाइमिंग का फर्क है। जैसे देखिए काला वाला जो फेज दिखाया गया है वो 90 डिग्री में 90 डिग्री में पीक होता है, और लाल वाला जो दिखाया गया है वो 90 प्लस 180 माने 90 डिग्री प्लस अनदर 30 डिग्री माने 120 डिग्री, यहां से यहां तक 120 डिग्री के बाद पीक में आता है। उसी तरह ये भी ब्लू भी इससे 120 डिग्री बाद पीक में आता है। यानी हर एक जो है 120 डिग्री फेज डिफरेंस इसमें है। ये 120 डिग्री जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये हम लोग को बाद में कुछ समझने के लिए काम में आएगा। तो अतः हम थोड़ा आगे बढ़े। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैंने बताया कि स्टेटर और रोटर के बीच में जो घूमता हुआ मैग्नेट है वो कैसे बनता है। हम उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से एक स्टेटर को दिखाते हैं, जिसमें रेड फेज, देखिए ए ऐसे आके इधर आके यहाँ आके ये न्यूट्रल में शॉर्ट हुआ। मैंने एक ही कॉयल दिखाया,
एक भी पूरा दिखा नहीं। एक्चुअली ये तो बहुत घूमता रहेगा, ऐसा बहुत सारा तार रहेंगे, लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए एक कॉयल मान लेते हैं। येलो भी उसी तरह से देखिए, यहाँ से आया, इधर से आया, इधर से आके, इधर से आके, फिर ये न्यूट्रल पॉइंट में आ गया। ब्लू वाला भी वैसा ही है। अब इसमें जब हम बिजली देते हैं तो आपको मालूम है कि कोई भी कॉयल में हम बिजली देंगे तो उस कॉयल में मैग्नेट बनता है। हम्म? अभी हमारा बिजली भी जो है बड़ा विचित्र है। ये तीन फेज को हमने देखा कि ये बराबर से बढ़ता घटता नहीं है। रेड फेज देखिए, 1 2 3, ये तीन जगह हम लोगों ने दिखाया। 1 2 3, ये तीन जगह हम लोगों ने किया। इसको एनालिसिस करेंगे। रेड वाला अभी वन पोजिशन में मैक्सिमम पॉजिटिव में है। ब्लू वाला और येलो वाला पॉजिटिव तो है, लेकिन बीचों बीच है, थोड़ा कम है। ब्लू वाला बढ़ रहा है और येलो वाला घट रहा है ना। तो अभी मान लीजिए इस स्टेटर को हम इस जगह से काट दिए और यहां से इसको देख रहे हैं, इस साइड से हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर देख रहे हैं, ठीक से दिखाएं इसको। मान लीजिए यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, इस जगह से। तो जब देख रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा चीज जिसमें, ये देखिए लाल वाला जो है कॉयल है, इसमें बिजली घुस रही है, इसमें बिजली निकल रहा है। ये ब्लू वाला कॉयल है, इसमें बिजली घुस रही है, इसमें बिजली निकल रहा है। येलो वाला कॉयल है, बिजली घुस रही है, बिजली निकल रहा है। आपको मालूम है कि लाल वाला सबसे स्ट्रांग है यहाँ पे, ब्लू और येलो मोटा मोटी थोड़ा कम है, इसीलिए लाल वाला का मैग्नेट सबसे ज्यादा होगा। हाँ? तो ये तो कॉयल हो गया ना, ये यहाँ से बिजली तार घुसा, फिर पीछे पीछे इधर आया, फिर पीछे पीछे ऊपर उठा, फिर सामने सामने इधर आया। ऐसी ही कॉयल है। तो एक कॉयल के अंदर ये नॉर्थ साउथ ये मैग्नेट बन गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा है नॉर्थ साउथ, उसी तरह से नॉर्थ साउथ बिजली हो। अभी थोड़ा जब थोड़ी देर के बाद जब लाल वाला करंट थोड़ा घटा, ब्लू के बराबर आया, दोनों सेम वैल्यू आ गया, और उस समय येलो जो है जीरो हो गया। सेकंड पोजीशन में येलो जीरो हो गया। तो येलो जब जीरो हो गया, येलो कॉयल में कोई मैग्नेट नहीं बना, और लाल और ब्लू में बराबर इक्वल इक्वल मैग्नेट बना। तो दोनों को हम लोग मान के, एवरेज मान के हम सोच सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ ऐसे बनेगा। ये ऐसे कॉयल है, इसमें ये ऐसे बनेगा। तो देखिए नॉर्थ साउथ ऐसे था, नॉर्थ साउथ ऐसे हुआ, यानी थोड़ा सा घूम गया। थर्ड पोजीशन में आके अब लाल वाला ब्लू वाला मैक्सिमम हो गया, लाल वाला बीचों बीच है, और येलो वाला जो है वो भी पीछे नेगेटिव तरफ है। तो लाल और येलो देखिए मोटा मोटी कैंसिल कर जा रहा है एक दूसरे को। ब्लू वाला ही मेन उसका एक्शन रहेगा। तो ब्लू वाला कॉयल में, ये ब्लू वाला कॉयल में अगर मैग्नेट बनेगा तो नॉर्थ साउथ ऐसे बनेगा। देखिए पहले ऐसे था, वर्टिकल था, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, थोड़ा सा और टेढ़ा हुआ। अब ऐसा जैसा करंट बढ़ता घटता रहेगा, वो नॉर्थ साउथ जो है ऐसे घूमता रहेगा। इसी तरीके से हम लोगों का जो है कि रोटेटिंग मैग्नेट बनता है, जिसको रोटर जिसको फॉलो करने की कोशिश करती है, और मोटर घूमने लगता है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज ये समझना जरूरी है, इसमें देखिए ग्राफ वगैरह है, घबराइए मत, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप अवश्य समझ जाइएगा। हम लोग देखते हैं कि मोटर में ताकत कैसे बनता है। हमने स्पीड स्पीड और टॉर्क, टॉर्क यानी हुआ घूमने का ताकत, मोटर कितना घुमाने का ताकत बनाता है, ये टॉर्क और ये स्पीड, इसमें एक ग्राफ बनाया गया है। तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि शुरू में थोड़ा सा टॉर्क बना हुआ है, जहां बिजली हम दिए स्टेटर में, थोड़ा टॉर्क बन गया। देखिए इतना टॉर्क बन गया इसमें। और मान लीजिए लोड जो है, जो मोटर का शाफ्ट में जो मशीन लगी है, उसका घुमाने का जो ताकत है, वो कुछ ऐसा है, इस लाइन जैसा है। कुछ कैसा भी रह सकता है, मैं मान लिया इस लाइन जैसा है। उसमें देखिए इतना तो लोड हमको चाहिए और इतना हम बना रहे हैं, तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस जब है, तब ये क्या काम करेगा, ये मोटर को घुमा देगा। ये तो एक्स्ट्रा पावर उसके पास है, घूम गया, मोटर घूमना चालू हुआ, और घूमते घूमते स्पीड जैसा जैसा बढ़ रहा है, इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। ये भी ग्राफ को फॉलो करते हुए, ये ग्राफ को फॉलो करते हुए इस जगह में आके
ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होने के बाद फिर भी इतना तगड़ा हमारे पास टॉर्क अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, जिसके चलते मोटर फिर घूम गया। कुछ यहाँ जाके मजेदार चीज ये हुआ कि लोड का जो लोड का जो टॉर्क है और मोटर का टॉर्क दोनों बराबर हो गया। अब मोटर को घुमाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, अगर मोटर इसी स्पीड में घूमता रहेगा, इस स्पीड में मोटर घूमता रहेगा, अगर नहीं होता तो मोटर और भी स्पीड चला जाता और यहां तक चला आता, इस जगह तक चला आता, इस जगह तक चला आता। और उसमें एक दिक्कत क्या होती कि हमारे पास घुमाने के लिए और कोई ताकत नहीं बचता और मोटर फिर स्लो हो जाता, स्लो होकर फिर यही जाकर टिक जाता। अगर अगर मान लीजिए लोड बढ़ा तो ये मोटर इस जगह में घूमेगा, थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा। लोड घटा तो मोटर शायद इस जगह में घूम रहेगा और थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता रहेगा। अभी ये एनएस स्पीड ये है क्या चीज, देखिए जैसा कि हमने बताया, बाद में पहले बात किया कि मोटर में, थ्री फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होते हैं। तीनों वाइंडिंग जो है थोड़ा सा एक से दूसरा अलग रहता है, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग मतलब फैलाया हुआ है, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर 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 में है। अब इस दूर दूर होने के कारण एक 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 मैग्नेट अगर बने, यानी दो पोल है, हम कहेंगे उसका दो पोल है, एक ही दो पोल मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल उस मोटर में बनना है, वाइंडिंग इस तरीके से किया हुआ है। अगर मान लीजिए ये दो पोलर मशीन है, उस तरीके से फोर पोलर मशीन भी हो सकता है जिसमें आपका ऐसे आपका नॉर्थ साउथ दो आपका मैग्नेट बनेगा। इसी तरह से थ्री पोलर मशीन भी बन सकता है जहां 3 मैग्नेट बनेगा। तो टू पोलर मशीन में मोटर जो है 3000 आरपीएम उसका मैग्नेट का स्पीड रहेगा, ये होगा 3000। और मोटर ये रहेगा 3000 ये वाला। और मोटर थोड़ा सा उससे 3-4% कम स्पीड में घूमेगा और ये रहेगा करीबन से 2700 आरपीएम 2800 आरपीएम ऐसा कुछ स्पीड में मोटर घूमेगा, डिपेंडिंग ऑन लोड। अगर अगर ये फोर पोलर मशीन है, यानी ऐसे चार आपका नॉर्थ साउथ चार मैग्नेट, मतलब दो मैग्नेट चार पोल है, फोर पोलर मशीन, तब ये वाला होगा 1500 आरपीएम। और अगर थ्री पोलर है, सिक्स पोलर है, तो होगा वो 750 आरपीएम। तो मोटर का स्पीड ऐसे ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो मोटर का स्पीड हम लोग थोड़ा समझ लिए हैं, कैसे मोटर स्टार्ट हुआ वो समझ लिए हैं। आगे बढ़े, ये मोटा मोटी हम लोग मोटर के बारे में जो समझना है समझ गए। अभी थोड़ा मेंटेनेंस के बारे में हम लोग सोचते हैं कैसे इसको मेंटेन किया जाए। देखिए हर एक इंडस्ट्री में कई मोटर होते हैं, कि कहीं कहीं तो 500,000 उससे भी ज्यादा मोटर होते हैं। तो आपके दायरे में जितने मोटर हैं, आप जितने मोटर को मेंटेन करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको कैसे किया जाए उसके बारे में एक ये अप्रोच जो है थोड़ा 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 रेगुलर अप्रोच होना चाहिए। थोड़ा प्लान्ड अप्रोच होने से आपके लिए आसानी रहेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हो सकता है एक दिन में 2-3 मोटर में खराबी आ जाए और आदमी इधर दौड़े कि उधर दौड़े, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और ये सब टेंशन होता है। तो इसके लिए अप्रोच जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या करें। सबसे पहले जो करना है, एक खाता लेना है, रजिस्टर लेना है, जिसमें मोटर का डेटा का रिकॉर्ड करना है, हर एक मोटर का डेटा का रिकॉर्ड करना है। अभी मोटर का डेटा का रिकॉर्ड जो है वो क्या वस्तु है, क्या चीज है। मोटर में एक नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट में बहुत कुछ डेटा मिलता है। मोटर का एचपी, आरपीएम, क्या टाइप मोटर है, स्क्विरल केज है, स्लिप रिंग है, थ्री फेज सिंगल फेज ये रहेगा। एफएलए यानी फुल लोड एम्पियर करंट उसका कितना है, उसका फ्रेम साइज क्या है वो लिखा रहता है, फ्रेम साइज। हाँ, इंसुलेशन टाइप क्लास क्या है, क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास एफ होते हैं, एफ ज्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकते हैं। ये सब डिटेल रहता है, इसको आपको नोट कर लेना है खाता में साफ साफ, हर एक मोटर के नाम से। हर एक मोटर का भले आप नाम ले लीजिए, राम श्याम इमरोज अफरोज, हाँ,
जॉनी, नाम भी दे सकते हैं आप। डेट एंड प्रेजेंट लोकेशन ऑफ यूज। अभी इस कंडीशन में ये मोटर, जो भी नंबर है उसका, मोटर नंबर 1 2 3, जो भी मोटर है वो कहाँ पे यूज किया जा रहा है, किस मशीन में यूज किया जा रहा है, या नहीं तो वो अभी स्पेयर में रखा है, आज का डेट और लोकेशन, ये दो चीज सिंपल। इसके बाद ऐड करना है उसमें लास्ट फेलियर कब हुआ था, कब लास्ट मोटर में खराबी आई थी, किस जगह में, लोकेशन क्या है, किस जगह में फेल्यूर आई थी, और कॉज ऑफ फेल्यूर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कॉज ऑफ फेल्यूर हम लोग कैसे पता करेंगे, ये इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से सोचना जरूरी है। हम लोग सोचते हैं, ये तो पहला चीज हुआ, रजिस्टर हम लोग मेंटेन करके इतना सारा डिटेल जो है हम लोग नोट कर लेंगे उसमें, ताकि हम सबके मोटर के बारे में उसका जन्म कुंडली पूरा रेडी हो जाए। फेलियर एनालिसिस, लास्ट पेज में हम लोग देखा कि फेलियर होता ही है, क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला फेलियर है बियरिंग फेलियर। मोटर का बियरिंग खराब हो गया, रेस बॉल टूट गया, रेस घिस गया, मोटर जैम हो गया उसके चलते, शाफ्ट जिस जगह में बेरिंग है वहां घिस गया, क्योंकि मोटर का स्टेटर में बिजली रहेगा तो रोटर तो घूमता रहेगा, अब बेरिंग सीज कर गया तो रोटर को घिसेगा, उस जगह में घिसेगा और रोटर वर्न आउट हो जाएगा। जब बियरिंग लोकेशन में ये वर्न आउट हो गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि रोटर थोड़ा नीचे उतर गया, ये स्टेटर का है, और ये रोटर जो है ऐसा हो गया, नीचे उतर गया, और रोटर और स्टेटर में जो है गैप घट गया और ये घिसने लगा यहाँ पे, ये भी हो सकता है। दूसरा है मेजर रीजन जो होता है, ये है सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग मतलब 3 फेज का मोटर है, उसमें एक फेज समा उसमें पहुंचा नहीं। अगर वो मोटर स्टेट से उस समय चालू नहीं था तो मोटर नहीं चलेगा, और अगर चालू था तो चलता ही रहेगा, लेकिन उतना ताकत नहीं बना पाएगा, और उसका उससे ज्यादा ताकत अगर शाफ्ट मांगती है तो मोटर रुक जाएगा और मोटर चल जाएगा। तीसरा है मोटर ओवरलोडिंग हुआ एंड उसके चलते ओवरहीटिंग हुआ। ओवरलोडिंग कैसे हो सकता है, एक मेजर कारण है बियरिंग वगैरह फेल किया तो ओवरलोड तो करेगा, या मशीन में कुछ खराबी है, मशीन में कहीं जैम है, कुछ फंस गया है, तो मोटर ओवरलोड हो जाएगा और ओवरहीटिंग हो जाएगा मशीन में, इसके कारण से फेल हो सकता है। ये सबके मेडिसिन के लिए एक और चीज दिया हुआ है, जो प्रोटेक्शन एलिमेंट मोटर में रखा हुआ है। में आपके फ्यूज है, उसके ओवरलोड रिले हैं, या एमपीसीबी है, एमसीसीबी है, ये सब जो है ये ट्रिप कर जाना चाहिए सब केस में, लेकिन ट्रिप नहीं किया। ट्रिप नहीं किया, वो आइसोलेट नहीं हो पाया, सप्लाई, मोटर का सप्लाई आइसोलेट नहीं हो पाया, और मोटर में सप्लाई आते गया और मोटर जल गया। क्यों नहीं, क्यों ट्रिप किया, कि हो सकता है कि देखिए, देखिए रनिंग प्लांट में बहुत कुछ होता है, मशीन को चलाना है, जबरदस्ती चलाना है तो जरूरी है, तो आदमी ट्रिप कर रहा था तो आदमी क्या किया, वो ओवरलोड को शॉर्ट कर दिया, कि आपका कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट ही ब्रेस कर गया, सट गया, तो ओवरलोड ट्रिप माने सर्किट ट्रिप करने के बाद भी बिजली उसमें चाहता रहेगा। तो ये सब तरह के कारण से फेलियर होता है। ये सभी फेलियर, जब भी मोटर फेल करेगा, इसमें से कोई एक होगा, उसको नोट कर लेना कि इस कारण से फेल हुआ था। मोटर खोलने से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जैसे बियरिंग फेलियर तो आपको पता ही चल जाएगा। अच्छा, सिंगल फेजिंग में पता चलेगा किसे, 2 कॉइल ओवरहीट रहेगा और 1 कॉइल ओवरहीट नहीं रहेगा, देखने से पता चल जाएगा जब खोलेंगे। और मोटर ओवरलोड हुआ तो तीनों फेज बराबर आपका ओवरलोड हुआ होगा। प्रोटेक्शन एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने से ही पता चलेगा चक्कर क्या है, और आपको पता चलेगा क्यों वो फेल किया, और वो कारण को आपको उस रजिस्टर में नोट कर लेना। अभी इससे हम लोग कैसे आसानी से और रेगुलर वे से और बिना चिंता किए और बिना परेशानी से इसको हम लोग कर सकते, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज एफर्ट चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो जरूरत है, एक रेगुलर शॉर्ट इंस्पेक्शन। देखिए, मेन की है शॉर्ट। आपके लिए प्रोडक्शन नहीं बोलेगा भाई हम मशीन रोक दे रहे हैं, आप इसको इंस्पेक्ट कीजिए, नहीं, आपको उनसे रिक्वेस्ट करा के मशीन को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा के लिए, इससे ज्यादा नहीं। उसमें जो देखना है वो आप देख पाएंगे। अच्छा, तो उस ये रेगुलर इंस्पेक्शन करने के लिए पहले तो जरूरत है प्रिपरेशन शेड्यूल बनाना।
और ये शेड्यूल आपको जैसे पता होना चाहिए वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए है आज फलाना तारीख है, आज 10 बजे ये लोग आएंगे, 15 मिनट के लिए मशीन को रोकेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से अपना जॉब को प्लान कर लेंगे, या तो दूसरे मोटर में शिफ्ट करेंगे या दूसरा जॉब शिफ्ट करेंगे या कुछ भी उसका बंदोबस्त जो जो भी पॉसिबल बंदोबस्त है वो करेंगे। तो उस टाइम पे वो शेड्यूल जो है एकदम पूरा एकदम गीता बाइबल जैसा एकदम फिक्स रखना है, उसमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई कुछ नहीं हो सकता, उसमें जाना ही है, और 15 मिनट 20 मिनट जैसे भी है उसको देखना है। हाथ में कागज रहना चाहिए, एक फॉर्मेट बना होना चाहिए उसमें, और जो कुछ देखेंगे उस पे उसको नोट करना है। नोट ज्यादा उसमें अंग्रेजी नहीं लिखना है, वो टिक, ओके, नॉट ओके, बस क्रॉस, टिक, ऐसे ही। और मैंने बहुत कुछ लिखना ज्यादा नहीं, उसी से आदमी समझ जाएंगे, आप ही लिखें आप तो समझ जाएंगे। तो इसमें दो पार्ट है, इंस्पेक्शन का दो पार्ट है। एक है जब मोटर चालू, उस समय भी इंस्पेक्ट करना है। पहला क्या इंस्पेक्ट करना है, मोटर का बॉडी का और बियरिंग का टेम्परेचर। देखिए आप ये इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है आपके, हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको टेम्परेचर दिखा देगा। एक रखना बहुत जरूरी है, मतलब फायदेमंद है। और दूसरा है कि आप हाथ से छू के भी देख सकते हैं कि बियरिंग टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या कम है। पहले पहले पता नहीं चलेगा, बाद में देखते देखते इंस्पेक्शन करते करते आपको मोटा मोटी अंदाज हो जाएगा ये ठीक है, और इससे ज्यादा है तो ये नॉट ओके, तो नॉट ओके रख दिया। बियरिंग का साउंड, बियरिंग का साउंड आप नजदीक से सुन सकते हैं, या एक तो बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेके वहां लगा के फिर कान में ऐसे दे के आप सुन सकते हैं, नॉकिंग साउंड है या घीसने का साउंड है, ये आपको पता चल जाएगा। तो बियरिंग साउंड उसमें ओके है नहीं है, स्मूथ बियरिंग में स्मूथ साउंड रहेगा, ऐसा नॉकिंग साउंड नहीं रहेगा अच्छा बियरिंग में। मोटर करंट देख लेना है, नोट कर लेना है, ये करंट आपका जो रेटेड करंट है उससे कितना नजदीक है या ज्यादा तो नहीं हो गया, तो ये देखना पड़ेगा क्यों मोटर करंट जाना है, थोड़ा पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जॉब मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, या जॉब ही ऐसा है कि जो ज्यादा करंट खींचता है। स्विच गियर, केबल, ये सब का टेम्परेचर, स्विच गियर यानी ये एमसीबी कॉन्टैक्ट है उसका साइड में जहाँ बिजली नहीं है, उसको छू के आप पता करेंगे हाथ से कि वो टेम्परेचर कैसा है। आप इंफ्रारेड कैमरा भी यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर भी यूज कर सकते हैं, उसको नोट कर लेंगे। केबल छू के देखेंगे, जो स्टार्टर से मोटर आया हो उसका बीच स्टार्टर के पास छू के देख लिए, या मोटर के पास छू के देख लिए गर्म तो नहीं है। और इनफॉर्मल टॉक विथ ऑपरेटर, ये बहुत जरूरी है। ऑपरेटर के साथ एक जनरली बात करना है, क्या भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है ना, वो आपका मशीन कैसा चल रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आई इस बीच, कुछ विशेष दिक्कत आई क्या, वगैरह वगैरह, थोड़ा पूछने से ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ हुआ था कि नहीं हुआ। ये आपका मेजर इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जितने देर मशीन के सामने रहते हो उससे उससे कई गुना ज्यादा वो मशीन के सामने रहते हैं, इसलिए इनका इनपुट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये तो मशीन जब चल रहा था, तब मशीन जब रुकेगा उस समय क्या फटाफट से क्या चेक करना है। पहली बात है स्टार्टर खुले खोल के उसका जितने कनेक्शन है इसको टाइट कर देना है, चेक कर लेना है। ऐसा टाइट नहीं कि स्क्रू टूट जाए, मतलब इलेक्ट्रिकल टाइट, मैकेनिकल टाइट नहीं। अच्छा, ओवर हीटिंग साइन देखना, साइन देखने से पता चलेगा कि देखिए वो जब केबल ओवर हीटिंग होता है तो उसका जो इंसुलेशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, लाल थोड़ा थोड़ा भूरा ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये केबल ओवर हीट हुआ है। क्यों ओवर हीट हुआ है, अच्छा इसमें स्पेलिंग कुछ गड़बड़ी है, ओवर HEAT, ओके। तो मोटर टर्मिनल को खोलना है, देखना है उसका स्थिति क्या है, लूज तो नहीं है, कहीं टच तो नहीं कर रहा है, गंदा तो जमा नहीं है, साफ कर लेना है, टाइट कर लेना है। अच्छा, स्टार्टर को भी उसी तरीके से क्लीन कर लेना है, स्टार्टर को एकदम डस्ट वस्ट जो है कपड़ा से साफ कर लेना है बढ़िया से, पावर न रहे, देखिए शॉर्ट ना हो जाए। उसमें जाली उली मकड़ा का जाली होने से वही प्रॉब्लम करेगा बाद में। अच्छा, प्ले इन मोटर शाफ्ट, मोटर शाफ्ट को पकड़ के अगर हिला सकते हैं तो देखना है कि उसमें प्ले तो नहीं है, कहीं बियरिंग तो ढीला तो नहीं हो गया है। अगर वी बेल्ट अगर लगा हुआ है तो वी बेल्ट का टेंशन कैसा है, लूज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ओवरलोड का सेटिंग, ओवरलोड रिले का सेटिंग वो चेक कर लेना सही है तो नहीं, तो कोई ज्यादा घट गया या ज्यादा बढ़ गया ऐसा तो नहीं है। ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो वो तो ट्रिप ही नहीं करेगा, ट्रिप नहीं करने से हमारा पर्पसफुल हो, पर्पस ही नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। तो ये सब आपको चेक करना है, करके नोट करना है, सबसे बड़ी बात ये आपको याद नहीं रहेगा, इमीडिएटली नोट करना है। और ये जो नोट करने के बाद
अभी है प्लानिंग बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक करके बना लेना पड़ेगा कागज, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेसिस पे मशीन में बी टेकन अंडर फॉर ओवरहॉलिंग टू करेक्ट द डिफेक्ट। अब इसके ऊपर देखना है, अच्छा ये सब चीज खराब हुआ है, अभी हमको तो लग रहा है ये तो मशीन ज्यादा दिन चलेगा नहीं, अब कभी भी ये फेल कर जाएगा। तो अगर फेल कर जाए तो फिर हम लोग को दिक्कत है, इसीलिए पहले इसको हम लोग प्लान करके और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करके इसको शट डाउन लेके इसको रिपेयर कर लेना है, जो जो काम करना है वो कर लेना है। तो ये है मेंटेनेंस का एक रेगुलर अप्रोच। हमें आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको ये फायदा देगा शायद। तो अगर फायदा दे तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आपका कोई फीडबैक है, हमें इस पते पर, इस नाम पे फोन या ईमेल से आप भेज सकते हैं। और अगर और भी कुछ आपको इसमें जानना है या कुछ सवाल है तो भी आप इसमें कांटेक्ट करके हमें आप संपर्क करके हमें आप बता सकते हैं। और आपका जो इनपुट है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, ताकि हम आगे और भी आपका सेवा कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।